कॉम्बिनेशन क्या होता है? हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पे रेसिस्टेंसेस को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, तो इसको दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन और दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है थोड़ा सा डायग्राम भी मैं बना देता हूं, है ना। इस पे क्या होता है, जो रेसिस्टेंसेस होते हैं ना वो एक के बाद एक इस तरीके से जुड़े रहते हैं। वो क्या होते हैं, इस तरीके से वो जुड़े रहते हैं, है ना। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। मतलब वो क्या है, ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है और ये मेरा फैन है ना। ये तीनों क्या है, एक के बाद एक ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो ये बैटरी है, तो ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ। ठीक इसी तरह इस पे पोलैरिटी जनरेट होता है। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, है ना, कि अगर ऐसा हो जैसे ये मेरा उंगली है ना, ये बड़ी वाली उंगली जो है वो एलईडी बल्ब का, ये बल्ब का हम लोग एलईडी बल्ब से बहुत बार ऑपरेट करते हैं, क्योंकि बहुत बार एक स्कूल में हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलईडी बल्ब के साथ में खास करके एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमनली करते हैं ना। तो वो छोटे वाले एलईडी बल्ब में क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक वायर जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, एक वायर छोटा होता है, ठीक है। तो जो लंबा वायर होता है वो होता है पॉजिटिव और जो छोटा वायर होता है वो मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है। ऐसा दो बल्ब लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, ये छोटा वाला नेगेटिव, ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हम लोग क्या करते हैं कि पहले बल्ब है, ये पहला बल्ब है, दूसरे बल्ब के नेगेटिव के साथ में, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में हम लोग अगर जोड़ते हैं, है ना, अपोजिट अपोजिट टर्मिनल के साथ में, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कह देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, है ना, इसका नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ में, इसका नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ में। तो इस तरीके से अगर वो कनेक्टेड है तो दे आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस पे कुछ इसके डिमेरिट्स भी है, मैं आपको फर्दर में बता रहा हूं आपको, है ना। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसका डायग्राम देखते हैं ये कैसा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ है इसमें। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये सेम है, देखिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि बल्ब वन का, है ना, इसका पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ में, तीसरे के पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ में कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सेम सेम टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट अपोजिट टर्मिनल्स को, है ना, उस बल्ब का या फैन का हम लोग उसका अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग सेम सेम कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए हम लोग इसको इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि अगर ये तीनों को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसकी सीरीज के लिए क्या होता है कि इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकलता है, सबको जो मिलाने के बाद जो रेजिस्टेंस निकलता है, मतलब इस टोल में, इस टोल में और इस टोल में, तीनों टोल गेट में अगर हम लोग पैसा देते हैं तो कितना होता है ना। और अगर हम लोग ये रास्ता अपनाते हैं, इस टोल में, इस टोल में और इस टोल, तीनों तीनों टोल गेट में अगर पैसा देते हैं तो तीनों का सम कितना आता है, तो दोनों का जोड़ने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसके लिए जो आर इक्विवेलेंट निकलता है, सॉरी ये सीरीज है तो सीरीज वाला लगाएंगे हम लोग। आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग इसके लिए पैरेलल के लिए बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये केवल तीन रेसिस्टेंसेस के लिए नहीं, हो सकता है इसमें ढेर सारे और भी इधर और कनेक्टेड है, ऐसा हो सकता है कि इसके बाद और ऐसा करके जोड़ते चले जाएं, है ना। तो उसमें भी क्या होगा कि अगर ढेर सारा रेजिस्टेंस है तो इसमें और प्लस R4 R5 R6 ऐसे करके हम लोग इसमें ऐड करते चले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या है कि और भी रेजिस्टेंसेस नीचे की तरफ में जोड़ दें, इधर R4 R5 R5 R6 ऐसा करके हम लोग उसको ऐड करते चले जाएं। तो इधर भी ये मेरा क्या होगा 1 by R4 1 by R5 1 by R6 ऐसे करके वो ऐड होता चला जाएगा।
तो सीरीज में समझ में आया कि उसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ते हैं और पैरेलल में क्या करते हैं उसका इन्वर्स करके जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन का, वो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं फिर से, वापस से तीन रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसा करते हैं कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये वोल्टेज भी मिल रहा है, प्लस माइनस ऐसा कुछ है। हाँ देखिए, जब कभी भी सीरीज में होता है ना तो इनको ना अलग अलग वोल्टेज मिलता है, इसको R1 को R2 और R3, तो ये R2 होगा ये R3, है ना। ठीक है, V1 को R1 को V1 मिल रहा है, R2 को V2 और R3 को V3। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है मेरा I। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पूरे रेजिस्टेंस के लिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है चलिए बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से देखते हैं तो हमारे पास में क्या है V इज इक्वल टू IR, ये हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हमारे पास ये मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब ऐसा है कि फोर रेजिस्टेंस, फोर R1 के लिए बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए देखिए वोल्टेज V1 मिल रहा है ना, और रेजिस्टेंस क्या है मेरा R1 है, तो V1 इज इक्वल टू, करंट तो सबको सेम मिल रहा है I मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया R1, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन, ओ सॉरी 4 R2 के लिए अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू I R2 हो जाएगा, सेम उसी तरीके से लिख देंगे, है ना, क्योंकि V2 R2 को वोल्टेज V2 मिल रहा है हमको, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग कि V3 सॉरी 4 R3, इसके लिए बात करते हैं तो हमारे पास V3 इज इक्वल टू I R3 ऐसा कुछ हमको निकल करके मिलता है ना। तो इसको इक्वेशन, ये थर्ड है, इसको हम लोग इक्वेशन फोर्थ कर देते हैं, है ना। चार इक्वेशन हमारे पास मिलते हैं, लेकिन इस सर्किट डायग्राम से देखें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 सबको जोड़ने पे V आ रहा है बाय द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम से देखें हम लोग तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल रहा है ना, ऐसा कुछ है, तो इसको इक्वेशन 5 मानते हैं। अब देखिए V के जगह पे हम लोग IR रख सकते हैं, इस V के जगह पे, है ना, और V1 के जगह पे ये वाले को IR1, है ना, V2 के जगह पे IR2 और V3 के जगह पे IR3। तो ऐसा करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 ले लेते हैं, चारों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। इसकी जगह पे हमको IR मिला, इसके लिए IR1 प्लस IR2 प्लस ये IR3 प्लस, है ना, इसमें से I कॉमन निकालते हैं तो I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कुछ हमको निकल करके मिलता है। तो दोनों तरफ से ये I और ये I कट जाएगा, तो हमारे पास निकल करके आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कुछ हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल करके आता है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि इस तरीके से सीरीज में ना बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है ना, तो ऐसा लिख देते हैं कि 4 n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो उस केस में क्या होता है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो ऐसा ले लेते हैं कि ये Rn ढेर सारे रेजिस्टेंसेस के लिए, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या हो जाएगा Rn, ये क्या हो जाएगा मेरा Rn हो जाएगा। चलिए ये इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया हो, है ना। अब इसको हम लोग करते हैं इरेज और देखते हैं आगे, है ना। चलिए चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का सेकंड टाइप, मतलब हो गया कि अभी हम लोगों ने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया था, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था इसमें कि इस पे क्या करते हैं हम लोग
कि जो रेसिस्टेंसेस होते हैं उनका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे रेसिस्टेंसेस के साथ में पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये ऐसा कुछ है। सपोज करते हैं कि इसको जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो V है, इसमें जो वो करंट निकल रहा है वो I है ना, वो करंट है, ये हो गया R1, ये R2, ये R3 है ना, ये हो गया I1, I2, ये हो गया I3। इस तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं, है ना। बाद में जाकर के ये कंबाइन करके फिर से करंट को I फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग अभी फिर से वही काम करते हैं कि ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि R1 को करंट I1 मिल रहा है और R2 को करंट I2 मिल रहा है और R3 को करंट I3 मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम्स हम लोग देखते हैं बाय फ्रॉम द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम से क्या मिल रहा है हम लोगों को, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा कुछ हम लोग को मिल रहा है। इसको क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए नाउ ये ऐसा करते हैं कि बाय यूजिंग ओम्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर R1 रेजिस्टेंस के लिए। तो R1 रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। हम लोग क्या करते हैं ना कि I हमारे पास में क्या है, V इज इक्वल टू I1 R1। तो यहां से क्या करते हैं, I1 निकालते हैं। तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह 4 R2 के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V बाय R2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 4 R3 मतलब लास्ट वाला रेजिस्टेंस है ना, तो ये क्या देगा, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा। इक्वेशन 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, है ना। 4 इस सेम इसी तरीके से 4 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के लिए। तो क्या मिलेगा हमको, I इज इक्वल टू V बाय R। R ये जो हो गया ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, है ना। अब क्या करते हैं कि इन सभी को ऐड अप करते हैं, मतलब सम करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि I का वैल्यू ये है ना, I1 का वैल्यू यहाँ पे हमको दिख रहा है, I2 का वैल्यू ये रहा और I3 का वैल्यू ये रहा। हम तीनों बारी-बारी से इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 लास्ट वाला इक्वेशन। ठीक है, सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। ऐड क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ये सभी को कोलैप्स करते हैं, एक जगह पे मिलाते हैं। तो हमारे पास में I1 की जगह पे हम लोग रखेंगे V बाय R इज इक्वल टू V1 बाय R1 प्लस V1 नहीं होगा, V बाय R2 प्लस V बाय R3। सबसे V कॉमन निकालते हैं तो दोनों तरफ से V हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन निकल करके आता है। ठीक है, ऐसा समझते हैं कि ये हमारा है कि तीन रेसिस्टेंसेस के लिए है। ऐसा हो सकता है कि इसमें ढेर सारे रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हो, इसके बाद और भी रेसिस्टेंसेस हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4 और रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो फिर ठीक उसी तरह से जैसे अभी हम लोग इससे पहले देखे हुए थे, हम लोगों ने क्या पाया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि n नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 1 by r n is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 डॉट डॉट डॉट, ये 1 by rn तक आएगा हमारा। ठीक है, ये लास्ट एक्सप्रेशन हो गया। और ये हम लोग मानते हैं कि उसमें n नंबर ऑफ रेसिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक एक्सप्रेशन निकल करके आ रहा है ना।
चलिए ये हो गया फाइनल फॉर्मूला हमारा खत्म है ना। तो हम लोगों ने क्या पाया कि जब हम लोग किसी भी रेसिस्टर को है ना सीरीज में जोड़ रहे होते हैं तो उनको क्या वोल्टेज अलग अलग मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनको करंट अलग अलग मिलता है। R1 को I1 मिल रहा है, R2 को I2 मिल रहा है और R3 को I3 मिल रहा है, ये हम लोगों ने पाया, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका ना कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान भी है ना। नुकसान तो हालांकि पैरेलल सर्किटिंग का वैसा कोई खास है नहीं, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग घर पे जो डोमेस्टिक सर्किटिंग करते हैं, जो घरेलू सर्किटिंग जो होते हैं, उन डोमेस्टिक सर्किटिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, पैरेलल सर्किटिंग का यूज करते हैं। बिकॉज उसके पीछे कुछ रीजन है। पहला कारण मैं बताता हूं, है ना, बारी बारी से इसको हम लोग क्या करते हैं, रोल ओवर करते हैं। चलिए तो इसका हम लोग एडवांटेज देखते हैं। तो पहला एडवांटेज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेसिस्टर्स होते हैं उनके लिए सेपरेट स्विचेज पॉसिबल होता है। तो ये डायग्राम से हम लोग समझते हैं थोड़ा। जैसे मेरे पास में इस तरीके से है, तीन रेसिस्टर्स कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से तीन रेसिस्टर्स कनेक्टेड है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। ये वोल्टेज, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, इस तरीके से वो कनेक्टेड है ना। अब इसमें क्या सीन है, देखिए होगा क्या कि ये जो तीनों रेसिस्टर्स है ना, इन तीनों रेसिस्टर्स के लिए हम लोग सेपरेटली एक स्विचेज लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्विच जो है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर ठीक इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, तीन रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ देते हैं, है ना, तो हम लोग पाएंगे केवल और केवल एक स्विच पॉसिबल है ना, जो कि R1, R2 और R3 तीनों रेसिस्टर को क्या कर रहा है, एक ही साथ ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग एक ही स्विच में। तो ये एक डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है भाई कि इसमें ना एक नुकसान ये आएगा कि हम लोग ना ढेर सारा अगर रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसको सेपरेटली हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, हम लोग उसको सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं, पहला हो गया। दूसरी बात है ना कि इससे ना क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो सेपरेट अलग अलग मिलता है, रेजिस्टेंस को अलग अलग वोल्टेज मिलता है सीरीज के कॉम्बिनेशन में, जिसके चलते कुछ बल्ब जो होंगे वो ज्यादा तेजी से ग्लो करेंगे, कुछ बल्ब जो होंगे वो थोड़ा धीमे, और कुछ जो होंगे वो हो सकता है और ज्यादा तेज ग्लो करें। तो वोल्टेज अलग मिलने के चलते वो ज्यादा फ्लक्चुएशंस हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, किसी भी तरीके का वोल्टेज का सेपरेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो पहला बेनिफिट हम लोगों ने क्या पाया, पहला जो एडवांटेज था वो था कि सेपरेट स्विच आर पॉसिबल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहली बात। दूसरा बात क्या बता रहा है वो कि दे गेट सेम वोल्टेज, क्या है, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक और बात जानते हैं इसका, है ना। इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो भी कुछ अलग मिलता है। जैसे अब दो दो रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। हमारे पास R1 है और जिसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, और R2 दो रेजिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, ये भी 2 ओम है ना। इन दोनों को एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, इन सीरीज। तो सीरीज के लिए अभी हम लोग पढ़े आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्लस ये 2, हमारे पास में क्या मिला, 4 ओम ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही सेम रेजिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल में, है ना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो 1 by r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस 1 by 2, ये 2 को 1 by में जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया, इसमें 1 प्लस 1। तो हमारे पास में 1 by r इक्विवेलेंट क्या निकल करके आ रहा है, इधर हो गया आपका 2 और ये भी 2, तो ये दोनों कटा तो 1 हो गया, है ना। इसको पलटेंगे तो उधर भी पलटेगा, तो r इक्विवेलेंट हमारे लिए निकल करके आ रहा है 1 ओम। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आप देख लो कि सीरीज में जब ये दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़े तो 4 ओम आ रहा है, और जब हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो ये कितना दे रहा है हमारा, 2 ओम, सॉरी 1 ओम दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या मालूम चला हमको कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है,
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम आता है, ठीक है, यही बात। ये तीसरा बेनिफिट इसका हो गया कि ओवर ऑल रेजिस्टेंस इज मिनिमम। ये क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं, ठीक है, यही बात है इसमें, और कुछ नहीं। ये तीन एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कि उसका सबका अलग अलग स्विच पॉसिबल है, दूसरा सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, तीसरा कि उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की तुलना में कम होगा। बस यही बात, ठीक है। चलिए करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना। तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, है ना। चल, ये बात है कि इस पे ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके सर्किट डायग्राम से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक पावर, जैसा कि हम लोग पावर वर्ड से पहले से वाकिफ है ना। हम लोग क्या बोलते थे क्लास 9 में, एक डिफाइन हम लोग पढ़े हुए थे पावर का, क्या था? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बट वहां पे डूइंग वर्क, वर्क जो हो रहा था वो फिजिकल वर्क था, यानी ह्यूमंस के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा जो किया जाने वाला काम होता था वो कहलाता था हमारा पावर उस केस में, या वो जो वर्क डन होता था वो फिजिकल वर्क डन होता था। बट अभी जब हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक के केस में, है ना। तो सेम उसी तरीके से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, है ना। या तो ऐसा बोल सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं इसको। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चलिए ये बात तो क्लियर समझ में आ गई है ना। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर को जो है ना हम लोग पावर इज इक्वल टू होता है, जैसा कि हम लोग को डिफाइन में नजर आ रहा है। रेट वर्ड का मतलब होता है कि पर यूनिट में किया गया वर्क डन को, है ना। तो ये हो गया वर्क और डिविजिबल बाय टाइम। इसको पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। ये हो गया W और ये हो गया हमारा T। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बेसिकली निकल करके आता है वो आता है ये पावर इज इक्वल टू W बाई टी, है ना। बट इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, यूनिट इज वाट। ये क्या होता है? वाट। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्ट नहीं करना है। अगर यूनिट का बात करेंगे तो W मींस यहाँ पे हो गया वाट, और अगर जब हम लोग फॉर्मूला में देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये वर्क डन है, ठीक है। चलिए अब इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि पावर का ना एक फॉर्मूला नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में 2 3 4 फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी हम लोग, है ना। चलिए पावर, तो पावर का बेसिकली अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा P इज इक्वल टू W बाई टी, है ना। बट वी हैव, हमारे पास में एक फॉर्मूला है B इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो इसे हम लोग ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वर्क डन, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो ये क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 पे रख देते हैं, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, V Q बाई T, है ना। तो P इज इक्वल टू वी आई, कैसे कि देखिए Q बाई टी हम लोग क्या लिख रहे हैं I, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो वी आई आता है। तो इसे हम लोग देखिए एक रोमन वर्ड में, है ना, वी आई ऐसा कुछ हमको नजर आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिक्स कहते हैं। तो अगर हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है तो छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं हम लोग। ये जो वी आई लिख रहे हैं उसको हम लोग सिक्स से याद रख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू सिक्स, रोमन वर्ड में सिक्स। तो वी आई ऐसे कुछ हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपका पहला फर्स्ट फॉर्मूला तो हमारा ये था, है ना। सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने ये देखा। थर्ड फॉर्मूला निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए थर्ड फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग
ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो क्या करते हैं, V इज इक्वल टू होता है IR, V है ना, हमको पता है। तो देखिए P इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, VI है, तो VI है ना, तो VI हम लोग क्या करते हैं ना कि V के जगह पे पुट कर देते हैं IR को, तो ये हो गया I और इधर मेरा ऑलरेडी एक R है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R हम लोग को दूसरा फॉर्मूला एक देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला के लिए अभी जिस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूला में से, ये फॉर्मूला में से है ना, हम लोग रिप्लेस किए V को, ठीक उसी तरीके से अभी फिर से हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे अगेन बाय ओम्स लॉ। फिर से हम लोग ओम्स लॉ का यूज करते हैं। अब क्या करते हैं ना कि ओम्स लॉ के केस में इस बार क्या करते हैं, I को रिप्लेस करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, है ना, यही होता है। चलिए इसको मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला पावर का क्या है, VI है ना, और I को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं V बाय R से, तो जब हम लोग इस पे रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, V हो गया इंटू V बाय R हो गया, है ना। तो पावर हमारे को निकल करके आता है V बाय R, V स्क्वायर बाय R। तो चार फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है बहुत सारे आपके सिलेबस में, उसको हम लोग देखेंगे बाद में एक सेपरेट वीडियो में। चलिए ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर का टर्म खत्म, है ना। अब थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, है ना, कि एनर्जी क्या होता है ना। इसको करते हैं इरेज, पढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना। चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, लेकिन ये वर्क डन जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं E बाई टी, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू P इनटू टी। हमारे पास कुछ ये एक टर्म निकल करके आता है ना। एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी गेट अ एनर्जी, है ना, वी गेट एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। ये तो बहुत पहले से हम लोग जान रहे हैं, एनर्जी का मतलब जूल हो गया। बट इसमें कुछ कुछ बातों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। पहला, इसमें ना दो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है कॉमर्शियल यूनिट, है ना। कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं हम लोग किलोवाट आवर को, ठीक है। तो किलोवाट आवर, तो देखिए आपको मैं ना उसके यूनिट पे ही लेके चलता हूं, है ना। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या मैंने बताया आपको, किलोवाट आवर, है ना, वो क्या है, किलोवाट आवर, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा किलोवाट आवर उसका यूनिट, ठीक है। मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ किलोवाट आवर किसमें, जूल में। तो वी हैव ना कि 1 किलोवाट मींस कितना हो गया, 1000 वाट, 1000 वाट, है ना। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, है ना। और 1 आवर दैट मींस है 3600, दैट मींस है कि 3600 सेकंड, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। और 1 आवर इज इक्वल टू 36 सेकंड, ऐसा कुछ है ना। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल करके आता है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल निकल करके आता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हमारे पास में कुछ ये निकल करके आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको ना हम लोग बहुत जगह पे क्या करते हैं कि ये तो लिखते ही हैं लेकिन कुछ और यूनिट, सिंपल यूनिट भी लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने सुना होगा, हमारे घर पे जब इलेक्ट्रिकल मीटर का हम लोग रीडिंग करवाते हैं तो उसमें बताते हैं वो कि आपका इस मंथ का इतना यूनिट का रीडिंग है, ठीक है। उसके अनुसार हमारा फिर बिजली का बिल आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिट का मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतना जूल का हम लोग उस पे क्या करते हैं,
यूज करते हैं, ठीक है। तो यही बात है इसमें, बाकी ये टॉपिक है हमारा खत्म, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम लोग खत्म कर दिए। अब लास्टली हमारे पास में बचता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझेंगे सिंपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, चलिए करते हैं इसको साफ और बढ़ते आगे। हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इसका देखिए 3 इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। सेकंड जो इफेक्ट होता है वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। थर्ड होता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे 10th के सिलेबस में ये 2 इफेक्ट पढ़ने हैं। पहला ये हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर तो हमारा एक चैप्टर है, ठीक है। लेकिन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना, वो भी केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे घर पे जो बैटरी सेल यूज करते हैं इन्वर्टर में, वो क्या है इसी चीज पे काम करता है, ठीक है। वो क्या है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, तो वो मेरा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में आता है। उसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे क्लास 12th में, हायर क्लासेस में। चलिए वो केमिस्ट्री में आएगा हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट स्टडी करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, ठीक है। तो हमारे को ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी कोई भी एक रेसिस्टर अगर हम लोग लेते हैं तो उस रेसिस्टर में ना क्या होता है कि वो हीट को जनरेट करना स्टार्ट करता है। अगर वो हेवी रेसिस्टेंस वाला कोई वायर है तो वो क्या करता है अपने ऊपर हीट को जनरेट करना स्टार्ट करता है। तो हीट जो होता है वो बताता है कि बाय द जूल्स लॉ, बाय द जूल्स जूल्स लॉ, ये है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I square proportional to the resistance of the conductor। थर्ड कितना टाइम उस पे वो करंट जा रहा है, टाइम, ठीक है। तो तीनों को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T, ठीक है। तो H इज इक्वल टू हो गया K I स्क्वायर R T, ऐसा कुछ हमारे पास आता है। तो ये जो K का वैल्यू है ये होता है 1। तो हमारे पास में जो प्रॉपर निकल करके आता है वो कुछ इस तरीके से H इज इक्वल टू, H हमारा यहाँ पे क्या है, हीट है। ये क्या है हमारा, हीट है ना। तो हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। और अगर हम लोग इसको एक और ढंग से देख सकते हैं, अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको एक और डेरिवेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जो कि है कि एनर्जी के ऊपर वो काम करेगा, क्योंकि है क्या कि हीट जो है वो एक टाइप का एनर्जी, वन टाइप ऑफ फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसका एक्सप्रेशन हम लोग उसी के आधार पे निकाल सकते हैं, पावर इनटू टाइम का एक्सप्रेशन को। तो चलिए मैं उसको भी थोड़ा सा आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला और किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डिपेंड अपॉन द करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड अपॉन द करंट फ्लो ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ वायर, थर्ड नंबर द टाइम फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर, मतलब कितने देर तक उस कंडक्टर में वो करंट रह रहा है उसके वजह से। चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं इसको इरेज। और ये इसके साथ में हमारे पास में जो है कि ये सिलेबस और ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है।